हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल द हिंदू के न्यूज़ पेपर एनालिसिस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है गाइस। और आज बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉप न्यूज़ हैं जिसको आज हम बातचीत करेंगे, जिसका आज कवरेज करेंगे। डेट हो गया आज 28 जून और दिन है वेडनेसडे और ये है दिल्ली एडिशन। बातचीत करेंगे बहुत सारे टॉप न्यूज़ के ऊपर। हेडलाइन न्यूज़ के ऊपर बातचीत करूँ तो फिर से कुछ नहीं है हेडलाइन न्यूज़ आज भी, और आज भी कुछ एडवर्टाइजमेंट भी है। बात करते हैं आज के टॉप न्यूज़ पे। तो गाइज, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इस पे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी क्यों चाहिए। साथ ही हम बातचीत ये भी करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, ठीक है ना। तो इन तमाम लॉज के ऊपर बातचीत करेंगे, इन कोड्स के ऊपर बातचीत करेंगे, और आखिरकार अभी गवर्नमेंट क्यों दे रही है इसे। बिकॉज जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुछ बातें कही गई थी और उस समय कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को रखे गए थे, लेकिन फाइनली अभी ही क्यों चाहिए इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग ये करेंगे कि इंडिया नीड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो पूरा ये डिटेल से एनालिसिस करेंगे, तो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। चाइना की जो रिपोर्टर हैं वो अभी इंडिया में नहीं है, और 2016, 17, 20, देखो 18, 19 तक ये नहीं थे। 20 में फाइनली थे, 23 में फिर से गायब हो गए, और 23 के अप्रैल में गायब थे, और फिर 23 के जून में ये गायब हो गए हैं, यानी कि नहीं है भारत से। अपना वीज़ा वगैरह होने के बावजूद भी वो निकल लिए यहाँ से। क्या इशू है रिपोर्टर्स का, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। उसके बाद और क्या न्यूज़ है आज टॉप का, तो वो भी देखेंगे। देखो गाइज, एमजी नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। कब आया है, कितने दिन ये रोजगार देती है, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना, मिनिस्ट्रीज वगैरह देख लेना, ठीक है ना। डेट्स इट गाइज, और कोई ज़्यादा खास इसमें बात नहीं है। और टॉप न्यूज़ के ऊपर बातचीत करो तो ये आ जाते हैं सिटी वाले में। सिटी में कोई भी ऐसा अभी न्यूज़ नहीं देखने को मिला है जो इम्पोर्टेंट हो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि कोई ऐसा टॉप न्यूज़ हो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। इन दिस वीडियो जो इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लर्नर्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। यूपीएससी सीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, इस एनालिसिस से देखने को मिल जाएगा। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो इन तमाम तरह के लर्नर्स को यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है आज का टॉप न्यूज़, तो देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि द हिंदू में हर एक न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बट अगर आप जनरल सेंस में पढ़ते हो तो हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बट इस गाइज, ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे दिन बच्चे एग्जाम न्यूज़ पेपर लेकर के बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को मैं दिखाता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़ नहीं आते, 2-3 न्यूज़ ही होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी सबके सब न्यूज़ तो या तो पॉलिटिक्स से होता है, या कोई ओपिनियन बेस्ड होता है, या राज्य क्षेत्रीय होता है, ठीक है ना। एडिटोरियल में बात करूँ तो एडिटोरियल में हम बातचीत करेंगे गाइज, एक बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, और वो ये है कि पे नीड रेजिलेंस इन मिलिटेंसी रजौरी पंच, ठीक है ना। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, और ये कर्नल शशांक राजन के द्वारा लिखा जा रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एडिटोरियल हो सकता है। दूसरा नंबर एडिटोरियल गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है, अ मॉडल फॉर द क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बात करने वाले हैं आज के न्यूज़पेपर में। उसके बाद आप देखोगे तो और क्या है आज के टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में देख लो, तो ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो इंडिया और यूएस का जो अभी कंसर्न चल रहा है, और जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के ऊपर हो, या गुड्स एंड सर्विसेज का आना जाना हो, या बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप देखना, ई कॉमर्स के ऊपर है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। उसके आगे देखते हैं तो फेमिनिस्ट अप्रोच टू द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। गाइज, ये वाला मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, इसके कीवर्ड इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे दिए गए हैं, तो इसको एक बार देख लेना कि वुमेन से रिलेटेड अगर कहीं पे ऐसे आता है आपको यूपीएससी में लिखने के लिए,
ठीक है ना? तो आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट लेकर के लिख सकते हो, ठीक है? सेडिशन लॉ मस्ट बी सर्ट इन इंडिया इंटीग्रिटी, ठीक है ना? सेडिशन क्या है, इस लॉज के ऊपर भी आज बातचीत करेंगे। तो देखो, दो तीन चीजें हैं। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे, यूसीसी के बारे में बात करेंगे। सेडिशन लॉज के ऊपर बातचीत करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें ही बात करेंगे सेक्शन 124A सीआरपीसी, सीआरपीसी या आईपीसी, आईपीसी की धारा 124 के तहत देशद्रोह की सजा सुनाई जाती है, ठीक है ना? तो यही वाली है वो। तो इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, उसके बाद सेडिशन का लॉज हो गया, और फिर यहाँ पे और भी चीज़ें कहा जा रहा है तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे यूपी यूपीपीए, ठीक है ना, एनएसए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, और क्या है आज के टॉप न्यूज़ में, और क्या है, और क्या है? तो यहाँ पे देखो, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कहते हैं कि देखो साहब, ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कृपया करके इसका अपोज ना किया जाए। गाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं बातचीत करने के लिए। और फाइनली एक और चीज़ जो न्यूज़ निकल के आ रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये कान खड़े हो जाने चाहिए। चीता जो है, आई यू नो वेरी वेल गाइस, कि कुनो नेशनल पार्क में चीता को डाला गया है, जो नमाबिया से चीता लाया गया उसको डाला गया है, तो वो फिर से इंजर्ड हो गया है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी मोड़ी हमारी चर्चा चलेंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आज का टॉप न्यूज़ क्या है? तो अ, यही था आज का टॉप न्यूज़ गाइस। और रसिया ट्रांसफर टू द वैगनर, देखो ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये में इसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा तो तवज्जो नहीं दूंगा। पाकिस्तान हम लोग का पड़ोसी है, बट वहाँ पे भी कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं निकल के आया है जिसको हम लोग तवज्जो ज़रा दें, ठीक है ना? इकोनॉमी वाले पेज पे आ जाए तो इकोनॉमी वाले पेज पे भी कुछ खास नहीं है, ठीक है ना? और एक्सपोर्ट वाले पे भी आ जाए तो वहाँ पे भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। तो यही टॉप न्यूज़ है दो तीन, जिसको अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके बातचीत करना। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है ना? तो आ जाते हैं पेज नंबर 1 पे। आ गया पेज नंबर 1 पे, थोड़ा सा शो कर लेते हैं जूम आउट, और सारा कंसर्न पहले समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो गाइस, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की पावर आखिरकार गवर्नमेंट के पास कहाँ से आती है, तो इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि देखो, एक होता है फंडामेंटल राइट और दूसरा होता है आपका डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट की मैं बारे में बात करूँ तो 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आपका फंडामेंटल राइट, और वहीं पे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आपका आ जाता है डीपीएसपी। और इसी में से एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 क्या कहता है? द स्टेट सेल इंडेवर टू द स्टेट। देखो गाइज, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार अभी क्यों आ रहा है, इसका डिमांड क्यों चल रहा है, सरकारें इस पे क्यों इतना तवज्जो दे रही है, और इसका एसेंस और कहीं से मिलता है या नहीं मिलता है, या बस ऐसे ही इसको लाया जा रहा है। तो नहीं गाइज, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, फाइनली रूप से पूर्ण रूप से जब संविधान लागू हुआ, तो वहां पे एक आर्टिकल डाला गया डीपीएसपी में, आर्टिकल 44, और उसमें ये कहा गया कि भारत के जो भी लोग हैं और भारत के जितने भी राज्य हैं, ठीक है ना, टेरिटरीज हैं, वहाँ पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, ठीक है? और इससे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, क्योंकि देखो, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदुओं को, मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिमों को, और इस तरीके से सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है ना? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के डीपीएसपी में कहा गया कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में जो भी नागरिक रहते हैं, उनको एक समान सिविल कोड दिया जाए, यानी कि सिविल संहिता दिया जाए, और वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है ना? किसी भी तरीके की इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। गाइज, इक्वालिटी से मैं बात करूं तो यहाँ पे कहने का सेंस बस यही है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है ना, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सभी को एक तरीके के लॉज के साथ ट्रीटमेंट मिलेगा। अब लॉ 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 बार बार कह रहा हूँ, तो आखिरकार लॉ होते कितने प्रकार के हैं? तो पहले लॉ को समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के लॉ होते हैं,
फिर हम लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो गाइज लॉज के मैं बारे में बात करूँ तो लॉ होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं आपके क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना, जिसमें किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी क्रिमिनल लॉ में। तो क्रिमिनल लॉ के बारे में बात किया जाता है, जैसे कि आईपीसी की धारा 302 के तहत, समझ रहे हो ना, तो ये वाली चीजें आती है। किसी भी रीजन का हो सब पे ये लागू होता है। अ, आपका ये क्रिमिनल लॉ, रीजन कहने का मतलब है कि किसी भी रिलीजन का हो, इंसान किसी भी रिलीजन का हो, अगर उसने मर्डर किया है तो यही क्रिमिनल लॉ लागू होगा। लेकिन सिविल कोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यानी कि एक होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ भी गाइस जो होते हैं ना वो दो तरीके के आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सिविल लॉ भी हो जाते हैं, जैसे कि पर्सनल लॉ हो गया। सिविल लॉ को पर्सनल लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना, पर्सनल लॉ भी कहते हैं। और सिविल लॉ में मैक्सिमम जो काम होती हैं, जैसे कि शादी वाले जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि आप लोग लव मैरिज वगैरह जो लोग करते हैं, तो ये वाला मुद्दा सिविल लॉ। उसके बाद अगर तलाक लेना है, अब शादी किया और पसंद नहीं आ रहा तो अब तलाक भी तो चाहिए, तो अब तलाक ले लेना है, तो ये भी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो निकल के आता है और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं। जैसे कि हिंदू अगर हिंदू से शादी करता है, ठीक है ना, हिंदू अगर हिंदू वुमेन से शादी करता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक सेक्शन है, सेक्शन 13, इसके अकॉर्डिंग इंसान तलाक ले सकता है। इस चीज़ को मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने की कोशिश करना। जैसा है गाइज मैंने आपको बताया कि लॉ दो तरीके का होता है, एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। 90% केसेस ऐसे होते हैं जो सिविल लॉ से ही सॉल्व होते हैं, 10% ऐसे केस होते हैं जो आपका क्रिमिनल लॉ वगैरह में ज़्यादा है। जो ये सिविल लॉ है, सिविल लॉ में भी आप देखोगे तो अगर हिंदू मैन है और हिंदू वुमेन से शादी करता है और उनको अगर तलाक लेना है किसी कारणवश, अगर इनको डिवोर्स लेना है, नहीं इनकी मैच कर रही है टेम्परामेंट, ये यूँ कहा जाता है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया गया और इसमें एक सेक्शन डाला गया, सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग कोई भी हिंदू व्यक्ति किसी हिंदू महिला से शादी करता है और उसे तलाक लेना है, तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ही तलाक ले सकता है। दूसरी तरफ अगर एक मोहम्मदन है, यानी कि एक मुस्लिम है और एक मुस्लिम वुमेन से शादी करते हैं, निकाह करते हैं और इनको डिवोर्स चाहिए, ठीक है ना, तो इनका भी है मुस्लिम मैरिज एक्ट 1955। और इसी तरीके से सभी रिलीजन के अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि सिविल जो कोड होता है या सिविल लॉ होता है वो रिलीजन टू रिलीजन बदलते रहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू बदलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये जब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है तो फिर जाकर के कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। अब कैसे ये शुरू होगा उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ। जो यहाँ पे मुस्लिम मैरिज एक्ट है, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम मैन शादी करता है और वो डिवोर्स देता है, तो वो व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस असिस्टेंस नहीं दे सकता है उस वुमेन को, उस महिला को, ठीक है ना। अगर वो देगा, अगर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, फाइनेंशियली रूप से मदद करता है तलाक होने के बाद, तो वो व्यक्ति वायलेट कर देता है मुस्लिम मैरिज एक्ट 1955 को, समझ रहे हो ना। अब वहीं पे हिंदू मैन और हिंदू वुमेन में ये कहा जाता है कि भैया आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना है, असिस्टेंस देना है, भले ही आपकी तलाक हो जाए लेकिन आपको फाइनेंशियली असिस्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दो हम लोगों ने देख लिया, एक और देखते हैं जो यूनिवर्सल रूप से लागू हो रहा है। तो ये हिंदू और मुस्लिम वाला मैंने मुद्दा आपको समझाया और ये दोनों लॉज के बारे में समझा दिया है। एक यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल लॉ है गाइस, और वो लॉ है सेक्शन 125
सीआरपीसी। सॉरी गाइस। इसमें कहा गया है एनी मैन मस्ट पे फाइनेंशियल मेंटेनेंस मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, ठीक है ना, माइनर चाइल्ड, अगर छोटा बच्चा है उससे, एजिंग पेरेंट। अब पेरेंट की एज हो चुकी है भाई, वो नहीं कमा सकते हैं, उन्हें भी फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। और ये सब पे लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, सब पे लागू होता है। अब मुद्दा क्यों फंस जाता है, क्यों इस बारे में बात किया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है, इसके बारे में बातचीत क्यों किया जा रहा है। तो गाइज आप एक जजमेंट बताता हूं आप लोगों को। साहबानो जजमेंट आपने सुना होगा, ट्रिपल तलाक वाला। साहबानो जजमेंट को जैसे ही आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। फाइनली जब उनका डिवोर्स होता है तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए अपने पति को देने के लिए अपने पति को बोलती हैं, वो देने से माना कर देते हैं। वो फिर उनके ऊपर एफआईआर करती हैं, फिर वो जीत भी जाती है केस। कोर्ट उन्हें बोलता भी है कि हाँ भैया इनको फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करो साहबानो जी को, बट वो नहीं मानता है। कहता है कि देखो ये तो मेरा मुस्लिम मैरिज एक्ट है, उसका तो तौहीन ही हो जाएगा, उसको मैं वायलेट कर दूंगा, जो कि हमारा जो संविधान हम जो अलाउ नहीं कर रहा है। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट को देखते हुए आज के वर्तमान समय में ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत जरूरी है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हर व्यक्ति को इक्वली रूप से, हर व्यक्ति को, हर रिलीजन को इक्वली रूप से ट्रीटमेंट मिलेगा। उस इंडिया के सभी जितने भी सिटीजन हैं सबको सेम रूप से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, हिंदी कम्युनिटी से हो, किसी भी कम्युनिटी से, सबको सेम रूप से दिया जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत जरूरी है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय ऐसा माना जा रहा था कि 10 साल या 15 साल के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, बट फाइनली अब 2023 आ गया है और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। अप्रोक्सीमेटली आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि इतने लंबे टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत चल रही है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसको लाई जानी चाहिए। इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर किसी तरीके का कोई भी दिक्कत आता है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, या ही मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, या जैन मैरिज एक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार से उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यही तमाम एनालिसिस था, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, डेट्स वाई गाइस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।